नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेके आए हैं, यानी चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जलवायु और मृदा। उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश की भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्णकटिबंध में आता है, जबकि प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रथम उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश, द्वितीय है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को पुनः 2 उपभागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है तराई प्रदेश, जिसकी वार्षिक वर्षा औसत 120 से 180 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, दूसरा है पूर्वी प्रदेश, जिसकी वार्षिक औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, अगला पॉइंट है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वह मैदानी भाग आते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। ठीक है, वर्षा में उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण इस प्रकार है कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। इस वाले क्षेत्र में मध्यम वर्षा होती है यहाँ तक। ठीक है, ये महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब पूरा इसमें मीडियम वर्षा होती है। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में ये मथुरा उतरा, ये क्या नाम है, इसमें निम्न वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम वर्षा होती है इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ललितपुर, झांसी। ठीक है, इस वाले सोनभद्र इलाके में इसमें सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है साथियों, तो आगे चलिए देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च महीने से जून के मध्य तक होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के मध्य रहता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। ठीक है, इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रदेश के झांसी व एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। प्रदेश के झांसी व आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जबकि बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ठीक है, जबकि बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। अगला पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणामतः मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणामतः मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। अगला पॉइंट है प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है।
प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा का 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा का 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। प्रदेश के भौतिक उच्चावच में भिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। प्रदेश के भौतिक उच्चावच में भिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है, जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है, जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। ठीक है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 54.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 54.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है। ठीक है, और फरवरी के अंत तक बना रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी महीने में पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण में अधिक यानी दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में कम होती है। ठीक है, कम होती है। प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है और फरवरी के अंत तक बना रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी महीने में पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में सबसे कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिण पठारी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि मैदानी भागों में औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक है। प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिणी पठारी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 28.30 डिग्री सेल्सियस है तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि मैदानी भागों में औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं मृदा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की मृदा व्यवस्था कैसी है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन तथा कार्बनिक पदार्थों के विगलन या विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती हैं, मिट्टी कहलाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन तथा कार्बनिक पदार्थों के विगलन या विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है, मिट्टी कहलाती है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टी को मुख्यतः मिट्टियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है,
पहला है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ। गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ जो निर्माण की दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन की प्रकृति की हैं। पहला पॉइंट है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ जो निर्माण की दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन प्रकृति की हैं। ठीक है। दूसरा है दक्षिण पठारी एवं विंध्यन शैलीय या बुंदेलखंडीय। दक्षिण पठारी विंध्यन शैली या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं रवेदार होती हैं ठीक है। अगला पॉइंट है गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है प्राचीन काप मिट्टी जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। पहला है प्राचीन काप मिट्टी जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। द्वितीय है नवीन काप मिट्टी जिसको खादर मिट्टी कहा जाता है। द्वितीय है नवीन काप मिट्टी जिसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है। बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवांश पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका स्थानीय नाम ऊपरहार है। ठीक है। अगला पॉइंट है खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। ठीक है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को सिल्ट बलुआ नूतन काप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन काप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवांशों मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। परंतु ह्यूमस, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन काप, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवांशों मैग्नीशियम, पोटास, चूने की अधिकता होती है, परंतु ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिट्टा, करियाल या धनका भी है। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन युग निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ है। ठीक है। प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है। प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिट्टा, करियाल या धनका भी है। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन युग निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवणीय, क्षारीय एवं मरुस्थलीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। ठीक है। बांगर एवं खादर मिट्टी की अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश की ऊसर भूमि को रे, कल्लर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रदेश की ऊसर भूमि को रे, कल्लर, बंजर
आदि नामों से भी जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। प्रदेश की ऊसर भूमि को रेह, कल्लर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, अगला पॉइंट है मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती हैं, जो मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई हैं। मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती हैं, जो मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बुंदेलखंडीय मृदा। बुंदेलखंडीय मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती हैं। बुंदेलखंडीय मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती हैं। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगुर आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में है। ठीक है, बुंदेलखंडीय मृदा प्रदेश के दक्षिण पठारी भागों में पाई जाती हैं। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगुर आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार प्रदेश की झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में है। ठीक है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है, जिसमें इसमें जीवाश्म, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है। इसमें जीवाश्म, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं माड या मार मिट्टी। ठीक है, जिसे काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। ये मिट्टी माड या मार मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, माड या मार मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती हैं, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुशीनगर में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन एवं यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। जल पल्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूह कहते हैं। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टियों में फास्फेट खनिज की कमी होती है। ठीक है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों कुशीनगर में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन एवं यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। जल पल्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूह कहते हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टियों में फास्फेट खनिज की कमी होती है। ठीक है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन से तात्पर्य जल बहाव, वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी को अन्यत्र चले जाना होता है। मृदा अपरदन से तात्पर्य जल बहाव, वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान चली जाती है, इसलिए इसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आगे है मृदा अपरदन को जलीय एवं वायु अपरदन में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग जलीय अपरदन तथा पश्चिमी भाग वायु अपरदन से प्रभावित होते हैं। मृदा अपरदन को जलीय एवं वायु अपरदन में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग जलीय अपरदन तथा पश्चिमी भाग वायु अपरदन से प्रभावित होते हैं। प्रदेश का इटावा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, आगे है जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी है, जिसमें परत अपरदन महत्वपूर्ण है।
किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। ठीक है, आगे है मृदा और स्थानीय नाम या अन्य नाम। ठीक है, खादर, खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट बलुआ। ठीक है, बांगर को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? पुरानी जलोढ़, ऊपरहार मृदा, दोमट मटियार या बलुई दोमट। ठीक है, ऊसर भूमि को क्या कहते हैं? लवणीय या क्षारीय होती है भूमि, इस जिसे कहते हैं रे, बंजर तथा कल्लर को ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है, बलुई मिट्टी ऊंचे टीले वालों को बलुई मिट्टी को कहते हैं भूड़। ठीक है, स्थानीय भाषा में ये ऊंचे टीलों पर होती है। ठीक है, काली मृदा को कहते हैं स्थानीय भाषा में रेगुर, फरेल या कपास मृदा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ उसे कौन कौन सी मिट्टी है वहाँ? ये लाल मृदा, परवा यानी पड़वा, माड या मार, राकर मिट्टी या राकड़ मृदा। ठीक है, भोटा मृदा। ठीक है, लाल मृदा, पड़वा, मार मृदा, राकड़ मृदा या भोटा मृदा। ठीक है, यह है बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। ठीक है, आप देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। ठीक है, सभी एग्जामों में जो आए हुए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से इस चैप्टर से वो देखते हैं। ठीक है, किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो काली कपास की मिट्टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरेली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ? मिर्जापुर, झांसी में। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन एवं वन्यजीव। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यह है उत्तर प्रदेश का पूरा मैप। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर कुल वनावरण क्षेत्र 14,817.89% वर्ग किलोमीटर है। 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है कुल वनावरण क्षेत्र। ठीक है, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 6.15% है। ठीक है, अब यह है सहारनपुर, इधर आ गया आपका बिजनौर, ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह है संत रविदास नगर। ठीक है, संत रविदास नगर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला भी यही है। ठीक है, और सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो यह है सोनभद्र जिला में है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र भी यही है। ठीक है, और वन सर्वेक्षण ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है? ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति, श्रेणी, क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अधिक घने वन है 2626.61 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मध्यम घने वन है 4029.37 वर्ग किलोमीटर, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 2626.1 वर्ग किलोमीटर है, 1.09%। ठीक है, और ये देखा जाए तो 1.67% है। ठीक है, अगला है खुला वन कितना है? 8161.91 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में देखा जाए तो यह 3.39%। ठीक है, कुल देखा जाए टोटल तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है टोटल कुल वन का। ठीक है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 6.15% है। ठीक है, झाड़ियों का अगर देखा जाए तो 563.38 वर्ग किलोमीटर है टोटल, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.23% है। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले क्रमशः कौन सा है? सोनभद्र 2434.75 वर्ग किलोमीटर, 2434
12.75 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी है 1272.56 वर्ग किलोमीटर। मिर्ज़ापुर है 746.11 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पीलीभीत है 685.73 वर्ग किलोमीटर तथा चित्रकूट है 631.69 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 वन क्षेत्र वाले जिले हो गए, ठीक है। अब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों में क्रमशः भदोही 3.7 वर्ग किलोमीटर तथा दूसरा है मऊ 11 वर्ग किलोमीटर तथा मैनपुरी 3.71 वर्ग किलोमीटर का स्थान है, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट है कुल भौगोलिक क्षेत्र के परिषद के संदर्भ में वनावरण के मामले में शीर्ष जिले क्रमशः सोनभद्र 35.29%, 35.29%, चंदौली 21.87%, चित्रकूट 19.64%, पीलीभीत 18.60% तथा श्रावस्ती 17.4% है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के परिषद के संदर्भ में वनावरण के मामले में शीर्ष जिले क्रमशः सोनभद्र 35.29%, चंदौली है 21.78%, चित्रकूट है 19.64%, पीलीभीत है 18.60% तथा श्रावस्ती है 17.40%, ठीक है। आगे देखते हैं सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों में क्रमशः भदोही 0.37%, ठीक है। सबसे कम वन आवरण यहाँ यही है, वन प्रतिशत यही है 0.3%, 0.37%, मैनपुर है 0.49% और देवरिया है 0.60% का स्थान है। वनों के प्रकार उत्तर प्रदेश में वन यानी वनों के प्रकार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, ठीक है। तो यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। इस वाले एरिया में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी सहारनपुर से लेके ये महाराजगंज कुशीनगर ये सारा इलाका, इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो इस वाले एरिया में बलिया वगैरह इसमें फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगला है कटीली झाड़ियाँ, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में, यानी जो मध्य प्रदेश से लगा है बुंदेलखंड एरिया, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी ये सारा एरिया, आगरा, मथुरा इसमें है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गोलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस तथा बेंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य, पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल एवं अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है झाड़ियाँ एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं। झाड़ियाँ एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्रभूमि नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्रभूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में
यानी बुंदेलखंड वाले इलाके में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेसिया, कटीले, लेगुमेस, यूफोर्बियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेउंझा तथा नीम के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। ठीक है, प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। वन महोत्सव का मूलाधार सूक्त वाक्य है। वृक्ष का अर्थ है जल है, वृक्ष का अर्थ जल है। ठीक है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। वन महोत्सव का मूलाधार सूक्त वाक्य है ही तो है, वृक्ष का अर्थ है जल है। ठीक है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई। ठीक है, प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई। प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1988 में बनाई गई। ठीक है, प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1988 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में लाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में लाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई। वृक्षादन में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई। ठीक है, वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ये 5वां स्थान है। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो 5वां। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष किसको कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को कहते हैं। ठीक है, वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ? तो जुलाई 1952 में हुआ। वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में हुआ। ठीक है, कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इस सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे है। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित कौन हुआ? तो ये बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र। ठीक है, प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में हुआ नोडल एजेंसी द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी कब लाया गया? तो 2014 में। नोडल एजेंसी वन निगम है। ये क्या है? नोडल एजेंसी वन निगम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी क्या है? 2014 में। ये नोडल एजेंसी वन निगम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं। ठीक है, कार्यक्रम योजना इधर है, वर्ष इधर है, महत्वपूर्ण बिंदु इधर है। सामाजिक वानिकी योजना 1979 में। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना 1979 में चालू किया गया। ये क्या है? किस लिए है? तो ये फसलोत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण, यानी फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए ये सड़क, नहर, रेलवे किनारों में नहरों के किनारे वृक्षारोपण के लिए ये सामाजिक वानिकी योजना चलाया गया था 1979 में। ठीक है, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम ये चलाया गया 2005 या 6 में, 2005-6 में। ठीक है, प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ
ठीक, प्रारंभ में प्रदेश के 22 जिलों में और बाद में 2008 में 48 जिलों में विस्तार किया गया इसका। ठीक है, 48 जिलों में इसका विस्तार किया गया। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चलाया गया? तो 1 जुलाई 2001 को चलाया गया। इसका मुख्य बिंदु क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना, सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना, ये कब चलाया गया? तो 2008-9 में चलाया गया। ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तराई, बिंद एवं बुंदेलखंड के 14 जिलों में संचालित वन संरक्षण, तराई, बिंद एवं बुंदेलखंड के 14 जिलों में संचालित वन संरक्षण। ठीक है साथियों। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, यह 2007-8 में चलाया गया। वृक्षारोपण एवं वन जीव संरक्षण को प्रोत्साहन करना, वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन करना। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन कब चलाया गया? तो 2007 और 8 में। ऑपरेशन ग्रीन कब चलाया गया? 2007 और 8 में। वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी कब चलाया गया? तो 7 नवंबर 2015 को। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी कब चलाया गया? 7 नवंबर 2015 को। ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या था? वृक्षारोपण करने के लिए। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई। इस संगठन का उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना है। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार, ठीक है, 11 वन्यजीव विहार और 14 पक्षी विहार तथा एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें एक दुधवा भी शामिल है। ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई, उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार तथा एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 3 टाइगर रिजर्व दुधवा सहित, यानी 3 टाइगर रिजर्व में एक दुधवा भी है। ठीक है। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार 1984 है। ठीक है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार 1984 है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है और सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील है। ठीक है। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार 1984 है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार और सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील है। ठीक है दोस्तों। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 है। ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। 2073 वर्ग किलोमीटर में है तथा सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर वन्यजीव विहार है तथा सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, जबकि 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। ठीक है, 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, जबकि 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। कालांतर में किशुनपुर वन्यजीव विहार एवं करतनिया घाट वन्यजीव विहार को शामिल कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। कालांतर में यानी हाल ही में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं करतनिया घाट वन्यजीव विहार को शामिल कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। ठीक है, इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले तक है। अगला पॉइंट है, पीलीभीत वन्यजीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। पीलीभीत वन्यजीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में तीन दुधवा, पीलीभीत एवं अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, वर्तमान में कितने बाघ अभ्यारण्य है? 3 बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय जलजीव गंगा डाल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम सुइस है। उत्तर प्रदेश में कुल डाल्फिनों की संख्या 1275 है। राष्ट्रीय जलजीव गंगा डाल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम सूस है। उत्तर प्रदेश में कुल डाल्फिनों की संख्या 1275 है। ठीक है, प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा, बिंद के जंगलों तथा गैंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा, बिंद के जंगलों तथा गैंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। लखनऊ के निकट स्थित कुकरैल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। लखनऊ के निकट स्थित कुकरैल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, वन्यजीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना ये कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। इसका काम क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मगर एवं घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन योजना ये कहाँ है? लखनऊ में कुकरैल के नाम से है। ठीक है, एवं करतनिया जो कि बहराइच में है, करतनिया। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण काम है। इसका उद्देश्य है घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण। नाइट सफारी पार्क ये कहाँ है? तो यह इटावा में। इसका उद्देश्य क्या है? बब्बर, शेर एवं लायन सफारी प्रजनन केंद्र है। क्या है इसका उद्देश्य? बाबर, शेर एवं लायन सफारी प्रजनन केंद्र है ये। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
तो मैप के अनुसार देखेंगे, मानचित्र के हिसाब से, जिससे दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, तो ओखला पश्चिमी बिहार यानी ओखला, ओखला है गौतम बुद्ध नगर में यानी दिल्ली के पास। ठीक है, नोएडा में है। ठीक है, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये है अलीगढ़ में, शेखा है अलीगढ़ में। ठीक है, और पटना वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है जो कि है एटा में। ठीक है, समान पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुरी में, समान पक्षी विहार है मैनपुरी में। ठीक है साथियों, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, यह है कन्नौज में, लाख बहोसी। ठीक है, सांडी वन्यजीव विहार, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, हरदोई में, कहाँ है, हरदोई में। ठीक है, पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, गोंडा में, पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, गोंडा में। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, ये आगरा और इटावा दोनों में है। ठीक है, आगरा और इटावा में। ठीक है, महोबा कहाँ है, विजय सागर वन्यजीव विहार, विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, महोबा में है, कहाँ है, महोबा में, विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक है दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यानी नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, ये उन्नाव में है, कहाँ है, नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये उन्नाव में। ठीक है, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, ये रायबरेली में है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये है प्रतापगढ़ में, कहाँ है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण यानी सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये बलिया में। ठीक है, एक है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, तो यह है संत कबीर नगर में, इस वाले ज़िले में। ठीक है, संत कबीर नगर ज़िले में। ठीक है, ये हो गए मैप के अनुसार पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की कुल संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 14 है, जो कि मैप के हिसाब से एक बार देख लेना। अब इनका स्थापना वर्ष और जनपद और कितने वर्ग में है ये देख लेते हैं। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसका नाम पहले था नवाबगंज पश्चिम बिहार, वो है उन्नाव में। ठीक है, 1984 में स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार इसका जनपद कहाँ है, तो यह है रायबरेली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1987 में। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 7.99 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार, यह है, इसकी स्थापना 1989 में हुई, ये कहाँ है, कन्नौज में है, और इसका क्षेत्रफल है 80.24 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे है सांडी पक्षी विहार, यह है 1990 में स्थापना हुई, ये कहाँ है, हरदोई में, इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 3.09 वर्ग किलोमीटर। बखीरा पक्षी विहार 1980 में स्थापना हुई, ये कहाँ है, संत कबीर नगर में, 28.94 वर्ग किलोमीटर। ओखला पक्षी विहार 1990 में स्थापना हुई, कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार 1997 में स्थापना हुई, ये कहाँ है, गोंडा जिले में। ठीक है, 10.84 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये है महोबा में, इसकी स्थापना हुई कब हुई, 1990 में। ठीक है, और ये कितने क्षेत्रफल में है, तो यह 1.09 वर्ग क्षेत्रफल में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। पटना पक्षी विहार, तो ये 1991 में स्थापना हुई, ये कहाँ है, एटा में, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल है 1.09 वर्ग किलोमीटर, 1.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है,
इसका क्षेत्रफल है 5.26 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। ठीक है। सूर सरोवर पक्षी विहार स्थापना कब हुई? 1991 में। कहाँ है सूर सरोवर? आगरा में है। ठीक है। स्थापना कब हुई? तो 4 वर्ग किलोमीटर, मतलब सॉरी, क्षेत्रफल कितना है? तो 4 वर्ग किलोमीटर में है, 4.03 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। सुरहा ताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बलिया में है। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1991 में। क्षेत्रफल कितना है? 34.32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थापना कब हुई? 2003 में। कहाँ है? तो प्रतापगढ़ जिले में है। क्षेत्रफल कितना है? 4.27 वर्ग किलोमीटर। शेखा झील पक्षी विहार, इसकी स्थापना 2016 में हुई। ये कहाँ है? अलीगढ़ में। और इसका क्षेत्रफल है 0.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की वन्य जीव विहार। ठीक है। उत्तर प्रदेश की वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अब मैप के अनुसार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये कहाँ है? तो ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा। ठीक है। कहाँ है? तो ये 4 जिलों में फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कहाँ है? बहराइच में। ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये भी 3 जिले में फैला हुआ है। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये है श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा 3 जिलों के बीच में है। ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ है? महाराजगंज में। कहाँ है दोस्तों? महाराजगंज में। ठीक है। अब राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये कहाँ है? इटावा और आगरा में, यानी दोनों के बीच में है, यहाँ पर होगा। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये आगरा और इटावा के बीच में है। ठीक है। बांदा रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? रानीपुर, तो ये बांदा जिले में है। ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये ललितपुर में है। ठीक है। और कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के बीच में है। ठीक है। सोनपुर और मिर्ज़ापुर के बीच में कैमूर वन्यजीव विहार। ठीक है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये कहाँ है? चंदौली में। कहाँ है? चंदौली में। ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में। कछुआ ये वाराणसी यानी गंगा नदी के पास में होगा। ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार ये हो गए आपके 11। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुल 11 वन्यजीव विहार। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार के कुल 11 मैप के अनुसार। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसका पूरा क्षेत्रफल कब स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की स्थापना 1979 में हुई। ये कहाँ? इटावा और आगरा में 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में स्थापना हुई और ये कहाँ है? बहराइच में। 400.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ है? तो ये बांदा और चित्रकूट में है। ठीक है। इसकी स्थापना 1977 में हुई। 230.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में स्थापना हुई। ये कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है। 5.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। आगे है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में स्थापना हुई। ये कहाँ है? चंदौली में। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में स्थापना हुई। ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैमूर वन्यजीव विहार स्थापना कब हुई? 1982 में और ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों के बीच में। ठीक है। दोनों जिलों में। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर यानी 500.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में स्थापना हुई। ये 4-5 जिलों में। ठीक है।
मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद, यानी 6 जिलों में। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 6 जिलों में, और ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार 1987 में स्थापना हुई, और ये कहाँ है? महाराजगंज में। कहाँ है? महाराजगंज में। 428.2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 428.2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 में स्थापना हुई, और ये कहाँ कहाँ है? तो यह है गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के तीनों जिलों के बीच में है। ठीक है, 452.47 वर्ग किलोमीटर में है। कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में स्थापना हुई, और ये कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्राणी उद्यान के बारे में देखते हैं। तो ये नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है? शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, शहीद अशफाकुल्ला नोट में दिया है, शहीद अशफाकुल्ला खां चिड़ियाघर 121 एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित, अभी ये मतलब चालू नहीं, प्रस्तावित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है खाली दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, खाली एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी 1977 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, तो देखते हैं। दुधवा पहला है, 3 नहीं 4 हैं। ठीक है, ये अमनगढ़ वाला बफर क्षेत्र में। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में बनाया गया, मतलब स्थापना हुई इसकी। ये 2201.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, 2201.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है इसका। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में स्थापना हुई इसकी। ये 730.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, 730.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व यह है 2022-23 में बनाया गया। रानीपुर अभी जल्दी में बना। ठीक है, 2022-23 में बनाया गया। ठीक है, ये 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012-13 में बनाया गया, ये 80.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व के बारे में देखते हैं। 2 हाथी रिजर्व हैं, उसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व स्थापना कब हुई? 2009 में, और ये 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, तराई हाथी रिजर्व स्थापना कब हुई? 2022 में। ठीक है, ये 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का, इसका पूरा दोनों का नाम उठा के एक नाम कर दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन 1855 में किया गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन 1855 में किया गया। ठीक है साथियों, आगे जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, एग्जाम कैप्सूल। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो ये करतनिया घाट का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो करतनिया घाट। ठीक है, चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ अवस्थित है? तो ये जनपद चंदौली में है। ठीक है, कहाँ है? जनपद चंदौली में चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो विजय सागर है महोबा में। कहाँ है? महोबा में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है?
उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये कॉर्बेट का हिस्सा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान में या किस जिले में स्थापित किया गया? तो यह है मथुरा में। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराजगंज में किया गया। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में किया गया। ठीक है। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है, कहाँ है ये? तो ये अलीगढ़ में। कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है। प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र है। वनाच्छादन प्लस वृक्षादन मात्र 9.23% है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र कितना है? वनाच्छादन यानी वनाच्छादन और वृक्षादन दोनों मिला के 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव जनपद में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ है? इटावा में। ठीक है साथियों। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन है? तो सोनभद्र है। सुरहा ताल। ठीक है। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। कहाँ है? बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यानी कुछ उस क्वेश्चन में आया होगा तो उसमें ये ऑप्शन रहा होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम का कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को। 25 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो क्वेश्चन के दिए गए अनुसार अमनगढ़ होगा। ठीक है। अगला चैप्टर है नदी झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ, यानी चैप्टर नंबर 5 है। क्या है? तो यह है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ। ठीक है। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश से बाहर है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक आदि। ठीक है। द्वितीय ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश के विभिन्न जिलों में है, जैसे गोमती, वरुणा, पांडु, सई एवं ईशान इत्यादि। जबकि भूभौतिक उद्गम स्रोत के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है, यथा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। अब आगे देखते हैं मैप के अनुसार उत्तर प्रदेश नदी तंत्र। ठीक है। तो ये सबसे ऊपर यमुना नदी, ये यहाँ से हिमालय से निकल के और ये जाके गंगा नदी में मिल गई है यहाँ। ठीक है। और गंगा नदी फिर ये बिजनौर से होते हुए इंटर करते हुए ये इधर आ गई है। ठीक है। ये गंगा नदी सीधे चली गई है। ठीक है। फिर शारदा नदी, गोमती नदी यहाँ से चली, शारदा नदी इधर से आई नेपाल से, घाघरा नदी इधर से आई है, राप्ती नदी। ठीक है। यह है नारायणी नदी। ठीक है। चंबल नदी एमपी से आते हुए, सिंध नदी, बेतवा नदी और ये केन नदी, टोंस नदी, ये सारी नदियाँ। चंबल नदी तो जमुना की सहायक नदी है। ठीक है। सिंध भी जमुना की है। ठीक है। बेतवा नदी
जमुना की है, केन नदी जमुना की है, ठीक है। टोंस नदी ये गंगा की है, गंगा में जाके मिली है, ठीक है। सोन नदी ये इधर से निकल गई है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। शारदा नदी की घाघरा नदी सहायक है, ठीक है। शारदा नदी की घाघरा नदी सहायक है और ये सब जाके गंगा में मिल गई हैं, ठीक है। घाघरा नदी, राप्ती, नारायणी, गोमती सारी जाके ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा, लगभग 1100 किलोमीटर नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए बलिया जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती इत्यादि हैं। गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, टोंस, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनाश आदि प्रमुख हैं, जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एवं बागमती आदि हैं। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। कानपुर गंगा नदी के दाएं गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्रोत बंदरपुच्छ के यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है। गंगा के बाद यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गंगा के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से? सहारनपुर से। ये रहा सहारनपुर, यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। ये सहारनपुर से, ठीक है। और ये अभी बार ये है गंगा की, इधर से स्टार्ट हुई, 1 मिनट, इधर से स्टार्ट हुई तो ये गंगा से दाहिने तरफ हो गई, यानी गंगा के दाहिने तरफ से स्टार्ट है ये, और ये हो गया बामा इलाका, ठीक है। तो बाएं तरफ कौन सी नदी है? तो ये रामगंगा, गोमती, शारदा, ये सारी बाएं तरफ आई है, दाहिनी तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में चंबल यानी चंबल नदी सहायक है, बेतवा तथा केन है। चंबल नदी, बेतवा और केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाईं तरफ से हिंडन नदी मिलती है, बाईं तरफ से हिंडन नदी मिलती है, ठीक है। इसके बाईं तरफ से हिंडन नदी मिलती है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी आदि यमुना नदी के किनारे स्थित नगर हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी आदि यमुना नदी के किनारे स्थित नगर हैं। यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है, बड़े एक गोलाकार चाप का निर्माण करती है, बृहद चाप का निर्माण करती है। घाघरा नदी का उद्गम माप चाचुंगो यानी तिब्बत से होता है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, माप चाचुंगो से होता है, माप चाचुंगो से होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है।
ठीक है। इसको अयोध्या में सरयू उपनाम से भी पुकारा जाता है। इसको अयोध्या में सरयू उपनाम से भी पुकारा जाता है। अयोध्या इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर भी है। अयोध्या इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, करनाली, सिख टीला, सेठी, छोटी गंडक आदि हैं। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, करनाली, सिख टीला, सेठी, छोटी गंडक आदि हैं। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। ये रही चंबल नदी। ये एक मिनट, ये है चंबल नदी जो कि जाके जमुना में मिल गई। ठीक है। ये है सिंध नदी, जमुना में मिल गई। और ये है बेतवा नदी और ये है आपकी केन नदी। ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम महू जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है। इसकी सहायक नदियों में काली, सिंध एवं बनास है। यह नदी अपनी अवनलिका अपरदन के कारण पेड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रदेश के इटावा जिले में यह यमुना में मिलती है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल दूधटोली। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी। इसका उद्गम स्थल दूधटोली यानी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। यह नदी बिजनौर कालागढ़ जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है तथा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। ठीक है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। नेपाल में इसे शालिग्रामी तथा तराई मैदान में नारायणी नाम से पुकारा जाता है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में इसे शालिग्रामी तथा तराई मैदान में नारायणी नाम से पुकारा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी एवं दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी। ठीक है। ये रही गंडक नदी। ये इसे नारायण नदी को ही गंडक नदी कहते हैं। ठीक है। ये बाईं तरफ से काली नदी और दाईं तरफ से त्रिशूल नदी निकलती है। ठीक है। ठीक है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी एवं दाईं तरफ से त्रिशूल नदी निकलती है। यह नदी महाराजगंज एवं कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। यह नदी महाराजगंज एवं कुशीनगर जिलों से होकर बहती है एवं बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है। अब राप्ती नदी के बारे में देख लें। घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल रकूम कोट धौलागिरी नेपाल है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया बरहज के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल रुकुम कोट धौलागिरी नेपाल में है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया बरहज के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है। काली या शारदा, काली को भी शारदा नदी कहते हैं। ठीक है। नदी घाघरा की सहायक नदी। इसका उद्गम स्थल मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय में है। ठीक है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है। शारदा नदी अपने सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है।
शारदा नदी अपने सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम कुमारगांव रायसेन मध्य प्रदेश है। कुमरा गांव ठीक है, कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश है। ये रही बेतवा नदी, 1 मिनट, ये है बेतवा नदी, ये कुमारगांव यहाँ से, ठीक है, ललितपुर होते हुए, झांसी होते हुए से निकल गई। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश है। यह यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। इसका संस्कृत में नाम बेत्रवती है। संस्कृत में इसका नाम बेत्रवती। यह हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत है। यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है। जहाँ प्रसिद्ध मार्केंड महादेव मंदिर स्थित है। लखनऊ एवं जौनपुर यानी जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं जैसे प्रसिद्ध नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कुकरेल व सई नदी गोमती की सहायक नदी है। टोंस नदी यानी तमसा का उद्गम स्थल तमसा कुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश है। यह गंगा की सहायक नदी है जो सिरसा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। ठीक है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी से है। यह सहारनपुर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है तथा गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी में मिलती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत कैमूर पर्वत है यानी बिहार में। ठीक है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है? कैमूर पर्वत, बिहार में। यह प्रदेश के मिर्जापुर मैदानी भागों में बहती है। यह नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। ठीक है। तो नदी इधर है नगर। ठीक है। गंगा नदी है शेरपुर यानी बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर। ठीक है। प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर यानी प्रयागराज, कलांकर, प्रतापगढ़, डालमऊ रायबरेली में है, बक्सर, उन्नाव, कांपिल, फर्रुखाबाद, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। ठीक है। बदायूं, कन्नौज, अनूपशहर, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, ये इतने शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। अगला देखते हैं रामगंगा के किनारे बसे शहर। रामगंगा, मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली, ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है। यमुना नदी किनारे प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत, ये हैं यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के शहर हैं यमुना नदी के किनारे। ठीक। प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत उत्तर प्रदेश के शहर हैं ये जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। ठीक है। ये इतने शहर
गोमती नदी के किनारे बसे हैं? जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर। ये उत्तर प्रदेश के इतने शहर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। सरयू नदी के किनारा, सरयू नदी के किनारे हैं अयोध्या, गोला, बड़हलगंज, बहराइच। ठीक है। अयोध्या, गोला, बड़हलगंज, बहराइच। ठीक है। राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा। ठीक है। राप्ती नदी किनारे है गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा। केन नदी के किनारे है बांदा शहर। ठीक है। केन नदी के किनारे है बांदा शहर। बेतवा नदी के किनारे है हमीरपुर। बेतवा नदी के किनारे है हमीरपुर। सई नदी के किनारे है प्रतापगढ़। ठीक है। सई नदी के किनारे शहर बसा है जो वो प्रतापगढ़। ठीक है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र शहर है। ठीक है। सोनभद्र जिला है। ठीक है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र जिला है। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा बसे 3 शहर। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। अगला देखते हैं। ठीक है। नदी उद्गम स्थल और कुल दूरी किलोमीटर में। ठीक है।